मैं मनोज कुमार मीणा, लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज पावर सिस्टम थर्ड E 308 की जो यूनिट है दो, उसका यूनिट 2 है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ जनरेशन। उसका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट 1 kWh cost of production of electrical energy is known as economics of power generation। जो बिजली मापी जाती है वो यूनिट में मापी जाती है, पर यूनिट बिजली मापी जाती है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं भी अगर किसी भी घर का बिल देखोगे, आप किसी भी इंडस्ट्री का बिल देखोगे तो आप उसको यूनिट में मिलेगा कि आपके घर में इतनी यूनिट आई। तो वो यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होती है KWH। एक यूनिट बराबर 1 KWH, मतलब किलो वाट आवर। तो द आर्ट ऑफ डिटरमाइन द पर यूनिट, तो कैसे पर यूनिट को डिटरमाइन करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। और उस यूनिट को जनरेट कर रहे हैं, उसकी कितनी कितना कॉस्ट उस यूनिट का है, उसे क्या कहेंगे हम? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। फर्स्ट इसमें है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को समझेंगे कि इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट ब्याज है। इंटरेस्ट ब्याज। द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी is known as interest. A power station is constructed by investing a hug capital. This money is generally borrowed from financial institution and the supply company has to pay the annual interest on this amount. तो इंटरेस्ट ये है कि जब कभी भी बड़ा पावर प्लांट बनाया जाता है या कोई भी बड़ी चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो उसके लिए पैसा जो होता है वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बैंक हो सकती है, वो सरकार की कोई संस्था हो सकती है, वो पैसा उधार देगी या सरकार जो है वो देगी उस इंस्टीट्यूशन के लिए। या कोई फाइनेंस का जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक से, जिस तरीके से सरकार है जो वर्ल्ड बैंक से भी उधार लेती है, RBI जो है यहाँ की जो बैंक है उनसे भी उधार लेते हैं लोग। तो उस तरीके से पावर जो स्टेशन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जनरेटर बहुत बड़ा होता है, सारा सिस्टम, पूरी मशीनें, स्टाफ की सैलरी, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस एक पावर स्टेशन को बनाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो उस वो जो पैसा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल संस्थान है, बैंक वगैरह, उनसे लोन लोन पे लिया जाता है। तो वो लोन पे जो पैसा लिया जाता है उसका महीने का या साल का जिस भी हिसाब से लिया जाता है, वो जितना पैसा दिया जाता है वो इंटरेस्ट है, ब्याज। आगे है डिप्रीशिएशन। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड building due to constant use is known as depreciation। मतलब इनिशियल जो कॉस्ट है पावर प्लांट की, जो इनिशियल कोई भी इक्विपमेंट है उसकी इनिशियल कॉस्ट है। बिल्डिंग जो कॉस्ट है, जब हमने पावर प्लांट बनाया उस टाइम पे मान लीजिए कोई जनरेटर है हम खरीद के लाए, तो कांस्टेंट, सीधी सी बात है, साल भर के लिए अगर देखा जाए तो जनरेटर चल रहा है, जिसके बाद में उस कांस्टेंट यूज उस जनरेटर का हुआ होगा कि वो दिन में 8 घंटे चलता है, दिन में 10 घंटे चलता है, दिन में कितना भी चलता है। मान लीजिए कोई भी लगा लीजिए, कोई ट्रांसफार्मर लगा लीजिए, कोई भी और अदर उपकरण लगा लीजिए, तो जितना भी चलता है तो वो एक उसकी कांस्टेंट डिप्रिशिएशन उसमें होता है, जिसके बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी।
मोटरसाइकिल खरीद ली। मोटरसाइकिल को आप 100 किलोमीटर प्रतिदिन चलाते हैं, और 100 किलोमीटर प्रतिदिन यूज के हिसाब से आप 6 महीने बाद में उसे बेचना चाहते हैं, तो एक कांस्टेंट डिप्रिशिएशन होगा कि भाई इतनी इतनी मोटरसाइकिल आपने चला ली, इस हिसाब से आपकी मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है वो आज इतनी है। तो इस प्रकार से ये डिप्रिशिएशन होता है। एनुअल डिप्रिशिएशन, जो साल का जो डिप्रिशिएशन होता है वो एनुअल डिप्रिशिएशन कहलाता है। जैसे फ्रॉम द टाइम ऑफ द पावर स्टेशन इज इंस्टॉल इज इक्विपमेंट स्टेडली डिटेरियोरेट ड्यू टू वियर एंड टियर, so that there is a gradual reduction in the value of the plant. This reduction in the value of plant every year is known as annual depreciation. From the time जब पावर स्टेशन को इंस्टॉल किया गया, जब बनाया गया, its equipment is steadily deteriorated due to wear and tear, so there is a general reduction in the value of plant. तो क्योंकि मशीन चलेगी तो उसका जो ग्रेजुअल रिडक्शन होगा उसकी वैल्यू में, उसकी पावर प्लांट की वैल्यू में ग्रेजुअल रिडक्शन होगा। दिस जो ये रिडक्शन होगा, जो ये डिप्रिशिएशन, ये जो रिडक्शन है, ये अगर इसको साल भर के लिए, साल भर बाद में अगर कैलकुलेट करें, दिस रिडक्शन इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एवरी ईयर इज नोन एज एनुअल डिप्रिशिएशन। एक साल के बाद में जो ये रिडक्शन है ये एनुअल डिप्रिशिएशन कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो फिक्स कॉस्ट, एक सेमी फिक्स कॉस्ट, और एक रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? It is the cost which is independent of maximum demand and units generated. ये फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो पावर प्लांट की या मैक्सिमम डिमांड है उस पर, और जितनी यूनिट हम जनरेट कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। फिक्स कॉस्ट, ये मैक्सिमम डिमांड अगर कम ज़्यादा हो रही है, यूनिट अगर हम कम जनरेट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, उसका फिक्स कॉस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द फिक्स कॉस्ट इज ड्यू टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल। जो फिक्स कॉस्ट है ये इसलिए है कि जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल किसकी कोई भी पावर प्लांट है, पावर प्लांट का कोई भी उसका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देनी होगी, हाई ऑफिशियल को सैलरी देनी होगी, तो उसकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, और जो ज़मीन है उस पर इंटरेस्ट देना होगा, और कैपिटल कॉस्ट जो लगाया है उसका इंटरेस्ट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें फिक्स कॉस्ट में आती हैं। द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एंड सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल इज फिक्स। जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और हायर जो अथॉरिटी हैं, हायर जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी फिक्स होती है। और द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन द एनुअल एक्सपेंडिचर, इसलिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल इज फिक्स, इसलिए ही इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डिमांड मैक्सिमम डिमांड है वो कम है या ज़्यादा है, या यूनिट कम या ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। इसलिए इसने दिखाया है कि whether the plant has high or low maximum demand or it generates less or more unit. Further, the capital investment on the land is fixed, and hence the amount of interest is also fixed. Further, the capital investment on land is fixed, and क्योंकि capital investment on the land, capital investment कर चुके हैं लैंड में, और उसका ब्याज जो है वो फिक्स है, उसका किराया जो है वो फिक्स है, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो फिक्स। इसलिए ये 3-4 चीज़ें जो हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिक्स कॉस्ट में आती हैं।
आगे देखते हैं फिक्स सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट इट इज़ द कॉस्ट विच डिपेंडेंट अपॉन मैक्सिमम डिमांड बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। द सेमी fixed cost is directly proportional to the maximum demand on power station and is on account of interest and annual interest and depreciation on capital investment of building and equipment, taxes, salary of management and clerical staff. The maximum जो सेमी फिक्स कॉस्ट है वो मैक्सिमम डिमांड जो है उस पर डिपेंड करेगी कि अपना जो पावर प्लांट है उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है यूनिट जनरेटेड कि कितनी यूनिट जनरेट। अगर मान लीजिए हम 5,000 यूनिट जनरेट करते हैं तो सेमी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। अगर हम 15,000 यूनिट जनरेट करते हैं तो सेमी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए अगर मैक्सिमम डिमांड कम ज़्यादा करते हैं तो सेमी फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रभावित होगी, क्योंकि जो द सेमी फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन एंड इज अकाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। और ये एनुअल इंटरेस्ट जो है वो और डिप्रिशिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, टैक्सेस, सैलरी ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लरिकल स्टाफ, इस पर भी ये इसको भी अकाउंट ये करता है। द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन डिटरमाइंस इट्स साइज एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। जो मैक्सिमम डिमांड है द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन डिटरमाइन इट्स साइज, इसलिए जो मैक्सिमम डिमांड है पावर स्टेशन की ये मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड कम है, मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा है, तो मैक्सिमम डिमांड कम है तो प्लांट की जो साइज़ है वो कम होगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो कम होगा। मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए ज़्यादा है तो उसकी साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो मैक्सिमम डिमांड है वो साइज़ और इंस्टॉलेशन है उन पर इस तरीके से प्रभावित करता है। तो द ग्रेटर द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन द ग्रेटर इट इज साइज एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इसलिए अगर मतलब कि ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड है किसी पावर स्टेशन की तो वो साइज में बड़ा होगा और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा होगी। फर्दर द टैक्सेस एंड क्लरिकल स्टाफ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट एंड हेंस अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो फर्दर द टैक्स जो टैक्स है एंड क्लरिकल स्टाफ जो है वो डिपेंड करेगा कि प्लांट कितना बड़ा है एंड मैक्सिमम तो वो मैक्सिमम डिमांड पे भी डिपेंड करेगा। तो ये इसलिए ये सेमी फिक्स कॉस्ट में आती हैं। आगे है रनिंग कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट विच डिपेंडेंट ओनली अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। The running cost is account of annual cost of fuel, lubricating oil, maintenance, repair and salary of operating staff। ये रनिंग जो कॉस्ट है ये डिपेंड करता है ओनली ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड, कितनी यूनिट जनरेट हुई। मान लीजिए आपने 5,000 यूनिट जनरेट की, मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट जनरेट की, मान लीजिए आपने 15,000 यूनिट जनरेट की, तो रनिंग कॉस्ट प्रभावित होगी। मैक्सिमम डिमांड से इसका रनिंग कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। द रनिंग कॉस्ट है द रनिंग कॉस्ट इज ऑन एन अकाउंट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल। सीधी सी बात है, रनिंग कॉस्ट यूनिट जितनी जनरेट हो रही मतलब कि फ्यूल उतना ही ज़्यादा जल रहा है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, मेंटेनेंस जो है, रिपेयर जो है, सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ, क्योंकि रनिंग में जो है जब पावर प्लांट चल रहा है तो ये ऑपरेटिंग जो स्टाफ है वो इसे चलाएगा, तो उसकी सैलरी अगर मान लीजिए ज़्यादा रनिंग कॉस्ट है मतलब कि हम फ्यूल ज़्यादा जला रहे हैं, मतलब कि हमके जो स्टाफ है वो ऑपरेटिंग स्टाफ भी ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा सैलरी चाहिए, और ज़्यादा अगर हम चला रहे हैं, ज़्यादा यूनिट अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो मेंटेनेंस रिपेयर भी उसको ज़्यादा चाहिए होगा, फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इस तरीके से जो कॉस्ट है वो रनिंग कॉस्ट कहलाती है।
सिंस दीज चार्जेस डिपेंड अपॉन द एनर्जी आउटपुट, और दीज चार्जेस डिपेंडेंट अपॉन मतलब एनर्जी आउटपुट का मतलब जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना ज़्यादा यूनिट हमें मिलेगी तो उस पर डिपेंड करेंगे। द रनिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट generated by the station. In other words, if the power station generates more unit, it will have higher running cost and vice versa. In other words, if the power station generates more unit, it will have higher running cost and vice versa. In other words, if the power station अगर यूनिट ज़्यादा जनरेट करता है तो इट विल हैव हायर रनिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात। आगे, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको देखेंगे। द ओवरऑल एनुअल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाई ए पावर स्टेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, वया 3-part फॉर्म और 2-part फॉर्म। जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं किसी भी पावर स्टेशन में, तो उसको जो कॉस्ट जो उसकी निकालेंगे वो 2 फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो 3-part फॉर्म है, एक 2-part फॉर्म है। तो सबसे पहले बात करेंगे 3-part फॉर्म की। 3-part फॉर्म में देखेंगे कि इसका जो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, ये बराबर होगा एक तो फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट मतलब कांस्टेंट, सेमी फिक्स कॉस्ट का मतलब प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड, और रनिंग कॉस्ट का मतलब प्रोपोर्शनल टू KWH जनरेटेड, कितनी यूनिट हम जनरेट कर रहे हैं। जो पिछला हमने पढ़ा वो यूं कि यूं है। तो आगे इसने देखा बराबर RS A प्लस B किलोवाट प्लस C KWH। आया समझ में? A कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बिल्कुल, प्लस B एक कांस्टेंट है, और किलोवाट कितना प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड, कितना मैक्सिमम डिमांड है, प्रोपोर्शनल टू KWH कितना किलोवाट आवर जनरेट के कितनी यूनिट हम जनरेट कर रहे हैं, और CA कोई एक कांस्टेंट है। तो ABC क्या है, जहाँ एनुअल फिक्स कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट। A जो है वो फिक्स कॉस्ट है, कांस्टेंट है, और वो मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी आउटपुट मतलब कितनी यूनिट जनरेट कर रहे हैं उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। B constant which when multiplied by maximum KW demand on the station gives the annual semi fixed cost। constant B क्या है, constant which when multiplied by maximum kilowatt demand on the station give the annual semi fixed cost। C है constant, C भी एक constant है which when multiplied by KWH output per annum give annual running cost। और इसको जब जो जितना KWH आउटपुट है पर एनम उससे अगर गुणा कर देंगे तो एनुअल रनिंग कॉस्ट आ जाएगी अपनी। आगे है 2-part फॉर्म। टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी RS, उसमें क्या था, A प्लस B KW प्लस C KWH, और 2-part फॉर्म में क्या है, A किलोवाट प्लस B KWH, वेयर A क्या है, A कांस्टेंट विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम किलोवाट डिमांड ऑन द स्टेशन गिव्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मतलब अगर A कोई कांस्टेंट है, इसको अगर मैं मैक्सिमम किलोवाट डिमांड है उससे गुणा कर दूं तो मुझे स्टेशन का जो एनुअल कॉस्ट है वो गिव्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट जो एनुअल कॉस्ट है फर्स्ट पार्ट वो मुझे मिल जाएगी, मतलब जो सेमी फिक्स कॉस्ट है वो मुझे मिल जाएगी। और एक कांस्टेंट विच मैन मल्टीप्लाइड बाय एनुअल KWH, और एनुअल जितनी भी वार्षिक जितनी भी किलोवाट आवर जनरेटेड हुई हैं उन उसको अगर मैं B से गुणा कर दूँ
तो मुझे एनुअल रनिंग कॉस्ट मिल जाएगी, कितना साल भर का रनिंग कॉस्ट, मतलब जितने भी यूनिट जनरेट हुई उनका खर्चा कितना है वो मिल जाएगा, इसको एनुअल रनिंग कॉस्ट कहेंगे। तो इसमें से जो फिक्स कॉस्ट है वो हटा दी गई है टू पार्ट फॉर्म में से, बस थ्री पार्ट फॉर्म और टू पार्ट फॉर्म में से इतना सा डिफरेंस है कि इसमें तो थ्री पार्ट फॉर्म में ए जो है ये ए आर एस में ए जो दिख रहा है ये फिक्स जो कॉस्ट है, जो कांस्टेंट जो कॉस्ट है वो हटा दी गई है, सिर्फ टू पार्ट फॉर्म और फर्स्ट पार्ट फॉर्म में इतना सा फर्क है। आगे चलते हैं। आगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं। देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट every year due to depreciation. The following are the commonly used method for determining the annual depreciation charge. तो annual depreciation charge ये है, मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी है पावर प्लांट की, उसमें पर साल कितना उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, वो डिप्रिशिएशन है। डिप्रिशिएशन के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये तीन मेथड हैं डिप्रिशिएशन निकालने के। स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरा डिमिनाइजिंग वैल्यू मेथड है, तीसरा सिंकिंग फंड मेथड है। तीन मेथड हैं, इनके बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? एक कांस्टेंट डिप्रिशिएशन चार्ज is made every year on the basis of total depreciation and the useful life of the property। मतलब एक कांस्टेंट डिप्रिशिएशन चार्ज, एक फिक्स चार्ज जो है वो पर साल का है, टोटल उसके हिसाब वो टोटल डिप्रिशिएशन है, और हर यूजफुल लाइफ में वो जितनी भी यूजफुल लाइफ है उसमें वो लग जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट चार्ज हर साल का रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में इसका फॉर्मूला है एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज। जैसे हम साल भर का जो डिप्रिशिएशन चार्ज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है P माइनस एस भाग एन। P जहाँ पर है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि जो सारे जो इक्विपमेंट हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। एन है जिससे अपन ने डिवाइड किया है, वो एन है यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट्स इन ईयर। यूजफुल लाइफ कितनी है, किसी भी कोई भी इक्विपमेंट है अपन ने ख़रीदा है तो उसकी यूजफुल लाइफ होगी, उसकी मान लीजिए, और यूजफुल लाइफ होगी, और फिर कितना यूज आ चुका है वो। मान लीजिए 5 साल हो गए उस इक्विपमेंट को, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट अपन ने बाद में ख़रीदा उसको 2 साल हुए, तो उस हिसाब से ये अलग अलग निकलेगी। तो यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इन ईयर्स, और एस है स्क्रैप और सेवेज वैल्यू आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट। तो इस हिसाब से एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज निकाल सकते हैं। तो एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज का फॉर्मूला है P माइनस एस भाग एन। डिमिनाइजिंग वैल्यू मेथड, इसमें देखेंगे डिमिनाइजिंग वैल्यू मेथड में मान लीजिए एनुअल यूनिट डिप्रिशिएशन इज एक्स, एक्स है यहाँ पे, एनुअल यूनिट डिप्रिशिएशन इज एक्स। इट इज डिजायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ P एंड एस। P सेम है कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कैपिटल कॉस्ट कितनी है इक्विपमेंट की, एन यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इन ईयर्स, मतलब कितना यूज हो चुका है वो, एस स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ, उस कितने साल यूज हो गया जिसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है, ये है। तो एक्स है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 1 ईयर। मान लीजिए 1 साल के बाद में मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, हमने इस 1 साल पहले ख़रीदा है, तो 1 साल पहले खरीदा है तो उसकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए P है, तो P माइनस P गुणा एक्स, ये 1 साल, तो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 1 ईयर में होगी P, आगे इसने लिख दिया P कॉस्ट ऑफ 1 माइनस एक्स। 2 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद होगी द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 2 ईयर डिमिनाइज्ड वैल्यू माइनस एनुअल डिप्रिशिएशन। तो डिमिनाइजिंग वैल्यू क्या है, जो पहले वाली है P माइनस पी एक्स माइनस, इसमें से फिर एनुअल डिप्रिशिएशन क्या होगा, एनुअल डिप्रिशिएशन होगा P माइनस पी एक्स इंटू में एक्स।
समझ आया? तो फिर इसको करेंगे तो आगे क्या होगा, बराबर P1 - x की घात 2। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 3 ईयर अगर होता तो क्या करते हैं, डिमिनाइजिंग वैल्यू माइनस एनुअल डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पे डिमिनाइजिंग वैल्यू कौन सी होती, यहाँ पे डिमिनाइजिंग वैल्यू होती P1 - x की घात 2। फिर इसको इसमें से माइनस करते, कितना, P1 - x की घात 2 गुणा में x। फिर इसको इसमें से, तो इस तरीके से करते चलेंगे। इसमें देखेंगे कि वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर n ईयर के बाद में इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 - x की घात n। और बट द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर n ईयर पर इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। और जितनी वैल्यू, मान ले n साल के बाद में कोई इक्विपमेंट हमने 10 साल पहले खरीदा, आज उसकी वैल्यू n ईयर बाद में उसकी वैल्यू होगी P1 - x की पावर n। तो ये जो वैल्यू बाद की वैल्यू है इसे सेवेज वैल्यू तो कहेंगे, स्क्रैप वैल्यू तो कहेंगे। तो इसके s बराबर क्या हो गया, P1 - x की घात n, P1 - x की घात n। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की निकाल सकते हैं, x बराबर 1 - s/p की घात 1/n, ये आ जाएगा। तो डिप्रिशिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, x गुणा में p। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड में, इन दिस मेथड a fixed depreciation charge is made every year and interest compounded on it annually। मतलब इसमें एक फिक्स चार्ज लगेगा और इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन इट एनुअली, और एनुअली इंटरेस्ट लगेगा। तो PNS ये पहले देख ही चुके हैं। P इनिशियल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट है, एस स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ है, और R जो है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। R क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और Q क्या है, इज सेट असाइड एज डिप्रिशिएशन चार्ज एवरी ईयर। क्यों है, डिप्रिशिएशन चार्ज कितना है एवरी ईयर का। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है, P-S। तो सिंकिंग फंड इसमें क्यों निकालेंगे, क्यों डिप्रिशिएशन चार्ज एवरी ईयर है ना, क्यों, तो क्यों बराबर क्या होगा, P-S गुणा में R बटा में 1 + R की घात n-1। ये फॉर्मूला है सिंकिंग फंड मेथड का, इससे निकालने का ये फॉर्मूला है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं एक, जिससे पता लगेगा कि किस तरीके से हम कोई भी पावर प्लांट है तो उसका अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 इसमें देखेंगे, ए ट्रांसफार्मर कोस्टिंग Rs 90,000 हैज़ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर। डिटरमाइन द एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। एज्यूम द सेवेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट टू बी Rs 10,000। एक कोई ट्रांसफार्मर है जिसकी कॉस्ट है 90,000 और उसकी यूजफुल लाइफ है 20 ईयर। 20 साल तक उसे आप यूज कर सकते हैं। उसका एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज ज्ञात कीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से, और मान लीजिए कि उसकी सेवेज वैल्यू जो है इक्विपमेंट की वो 10,000 रुपये है। तो सेवेज वैल्यू एस बराबर कितना हो गया, सेवेज वो सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगी, P बराबर 90,000 रुपये, और यूजफुल लाइफ कितनी होगी, एन बराबर 20 ईयर, और सेवेज वैल्यू कितनी होगी, एस बराबर Rs 10,000 दी हुई है हमें। तो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या था, एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज क्या था, P-S की भाग n। तो P क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगी 90,000, तो 90,000 माइनस 10,000 भाग में 20, तो बराबर कितना आ गया 4,000। तो 4,000 जो है वो उसका एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज है, कि जैसे जैसे साल निकलते जाएंगे, एक साल बाद में उस ट्रांसफार्मर का एनुअल डिप्रिशिएशन 4,000 रुपये कम हो जाएगा। फिर अगले साल 2 साल निकल गए तो फिर इसके बाद में 4,000 और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एनुअल डिप्रिशिएशन चार्ज है उसके तहत उसकी जो वैल्यू है ट्रांसफार्मर की वैल्यू वो धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इस तरीके से ये रेफरेंसेस यूज किए हैं, यहाँ से जो कंटेंट है वो यूज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।